हेलो दोस्तों, खेल और खिलाड़ी सीजन 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा। और दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का डिस्कशन है बी बॉइंग, जिसको साधारण लैंग्वेज में ब्रेकिंग, कुछ लोग ब्रेक डांसिंग भी कहते हैं। हमारे साथ है एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बी बॉय जय खनकवाल, जिनको बी बॉय जैक भी बोला जाता है। तो बी बॉय जैक शो में आपका स्वागत है। हेलो। हाय दोस्तों, जैक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये 27 वर्षीय बी बॉइंग प्रोफेशनल हैं। ये एक हिप हॉप आर्टिस्ट हैं और बी बॉइंग के अंदर इनकी एक कोर कॉम्पिटेंसी है। जय बी बॉइंग की दुनिया से पिछले 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं। हाल ही में इन्होंने 1-on-1 ब्रेकिंग का जो कंपटीशन है चिल टू किल ऋषिकेश के अंदर उसको जीता। मुंबई के अंदर 5-on-5 इन्होंने एसेंस जैम को भी इन्होंने जीता। बहुत ही वेल ट्रैवल्ड हैं, काफ़ी सारी वीडियोस में फीचर हो चुके हैं, जैसे शर्मा जी का लड़का, और विमेंस प्रीमियर लीग के अंदर भी ये फीचर शूट कर चुके हैं। जय की शुरुआत तांडव क्रू से हुई है और इनको सब लोग बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। हम इनके द्वारा जानने की कोशिश करेंगे बी बॉइंग की दुनिया के बारे में। तो जय, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई इस दुनिया के अंदर बी बॉइंग की, और आपकी इंस्पिरेशन क्या है? जब मैं काफ़ी छोटा था तो मुझे मेरे दोस्त ने एक VCD CD थी उस टाइम पर CD प्लेयर्स होते थे, तो उसके अंदर एक डांस बैटल थी। तो उसने मुझे दिखाया था कि मेरे दोस्त ने मेरे को दिखाया कि इसमें कुछ लोग हैं जो डांस कर रहे हैं और बहुत ही अलग लेवल से कर रहे हैं। मतलब कोई स्पिन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैंने वो वीडियो देखा तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि ये रियल डांस फॉर्म है। मुझे लगा कि ये कोई मतलब VFX है। तो धीरे धीरे बाकी मैंने TV शोज आते थे उस टाइम पर, बोगी बोगी, तो मैं उसमें भी देखता था कुछ लोग करते हैं। तो जब मैंने देखा उसमें भी सेम चीज़ देखी करते हुए लोगों, तो मेरे को थोड़ा बिलीव होने लगा कि हाँ, मतलब ये रियल में एक डांस फॉर्म है और ये असली में होता है, कोई VFX नहीं है। तो फिर मैं धीरे धीरे TV शोज़ के थ्रू, और कुछ मेरे दोस्त थे वो लोग करते थे, उनके साथ मैं स्टार्ट किया। हम पार्कों में प्रैक्टिस करते थे, मतलब, और छतों पर, मतलब कैसी भी जगह मिल जाए वहाँ प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो जाते थे। तो धीरे धीरे मेरे को अपने जो मूव्स मेरे को पसंद थे सीखना, वो मैं अचीव करने लगा अपनी प्रैक्टिस से। तो मेरे को धीरे धीरे यकीन होना स्टार्ट हुआ कि हाँ, मतलब ये मैं कर सकता हूँ। और जब मैं धीरे धीरे लोगों से मिलने लगा और दूसरे लोगों से सीखने लगा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मतलब मैं और अच्छे से कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो जब वो वीडियो देखी मैंने, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मैं सच में इस डांस फॉर्म को कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे मुझे पता नहीं था मैं कैसे करूँगा, लेकिन एक था कि हाँ, मैं कर लूँगा कैसे भी करके। तो पार्कों में दोस्तों के साथ, कभी किसी के साथ, मतलब सिर्फ पूरा दिन उसी के अंदर रहना, डांस के अंदर रहना, मतलब कोशिश करना है कि मतलब उनके जैसा करना है, कैसे भी करके वो अचीव करना है जैसे वो लोग कर रहे हैं। जी, तो दोस्तों, जय ने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग शुरुआत बताई। ये कह रहे हैं कि वीडियो देख के इनको बिलीव नहीं हुआ कि इस तरह का डांस किया जा सकता है। उससे माना जाए कि आप एक तरह से, आपको एक वो स्टार स्ट्रक हुआ और आप बहुत ही ऑब्सेस्ड हो गए कि मुझे भी अचीव करना है। हाँ। चाहे उसके लिए कितनी भी प्रैक्टिस लगे। हाँ। और एक कम्युनिटी लर्निंग जो होती है वो आपने शुरू करी पार्क्स के अंदर। तो जय, आप मुझे ये भी बताइए कि क्योंकि अब तो आप प्रोफेशनली करते हैं, आप ट्रेनर भी हैं, आप सिखाते हैं, आप बहुत वेल नोन है बी बॉइंग की दुनिया में। इसको करने के लिए जो टेक्निक्स हैं और एक जो फॉर्मल ट्रेनिंग जिसको बोला जाए कम्पीट करने के लिए, वो आपने कैसे कैसे कहाँ सीखी? शुरुआत के अंदर तो मतलब बिल्कुल ही, मतलब कुछ नहीं पता था इसके बारे में कि क्या टेक्निक्स है, क्या बेसिक्स हैं, क्या फाउंडेशन है। मतलब जो भी जैसा भी कहीं से भी देखा सीख लिया कैसे भी करके। फिर धीरे धीरे जब मैं कंपटीशन में जाना स्टार्ट हुआ, जो लोकल अंडरग्राउंड जैम बैटल्स होते हैं, तो वहाँ पर जाकर मुझे फील होने लगा कि हाँ, मतलब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ। तो मेरे को मेरे दोस्त, मेरे क्रूमेट्स तांडव क्रू के अंदर बी-बॉय गोल्डी एंड बी-बॉय अभिलाष, मैं उन्हें एक शो के दौरान मिला था। तो उनको देखकर मेरे को फील हुआ कि हाँ, मतलब जो चीज़ मैं सच में एक बेसिक के अंदर और फाउंडेशन के अंदर वीक हूँ, वो लोग ये प्रॉपरली उस चीज़ को कर रहे हैं। वो मुझसे पहले से ही कर रहे थे इस चीज़ को।
तो मैं उनके साथ रह के काफ़ी बेसिक और फाउंडेशन को सीखा कि क्या बेसिक्स ही होते हैं, क्या फाउंडेशन होता है, कैसी चीज़ें बनाई जाती है डांस के अंदर। तब जाके मैं धीरे धीरे सीखा। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि अंदर मतलब क्या बेसिक्स है, क्या है कुछ, मतलब सिर्फ देखा और कर लिया कैसे भी करके। तो फिर धीरे धीरे जब मैं बेसिक्स सीखा कि फिर मेरे को फील होना स्टार्ट हुआ कि हाँ मतलब इसके बिना मतलब मैं एक अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता। उन्होंने उन बेसिक्स से मैं मतलब अपग्रेड हुआ सीख कर, उनके बाद मैं नई चीज़ें सीखा। तो उस टाइम पर मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थे, मतलब मेरे को समझ नहीं आता था प्रैक्टिस कैसे करूँ मैं, मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था मतलब बेसिक्स के बारे में। मेरे को फील हो गया था कि हाँ मेरे पास कुछ कमी है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि वो वीकनेस क्या है। तो फिर धीरे धीरे उनके साथ रह के मैंने ऑब्जर्व करा प्रैक्टिस करते करते कि हाँ मतलब ये लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं और मैं पहले कैसे प्रैक्टिस करता था जी। तो उनके साथ रह के मैं बिल्कुल एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रह के प्रैक्टिस करना सीखा कि कैसे एक शेड्यूल होता है, वार्म अप करने होते हैं, स्ट्रेचिंग करनी होती है प्रॉपर तरीके से। फिर उनके साथ मैं प्रैक्टिस करने लगा तो मेरे को फिर धीरे धीरे फील होने लगा कि हाँ ये सही रास्ता है, ऐसे ट्रेन करके तुम और इम्प्रूव कर सकते हो जी। तो जय आप मुझे ये भी बताइए इसके साथ कि जैसे बी बॉइंग आम लैंग्वेज में ही लोगों के लिए की समझ से अभी तो बाहर ही है, एक बहुत ही एक नीश है जहाँ पे ये प्रैक्टिस हो रहा है। दुनिया में तो बहुत फेमस है, लेकिन इंडिया में तो अभी ये पिकअप हो रहा है और नेक्स्ट ओलंपिक्स में भी आने वाला है। 17 वर्ष की उम्र में आपने ये शुरू किया, 16-17, अब आप 27 वर्ष की उम्र के हैं। बचपन में करना और बात है, एक मिड 20s में करना और बात है। तो इसमें आपके घरेलू वातावरण, घर के लोगों की क्या ओपिनियन थी जब कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि मुझे प्रोफेशनली करना है, मुझे अपना पूरा टाइम इसमें देना है? वो ओपिनियंस क्या थी और कैसे चेंज हुई वो आप मुझे बताइए। शुरुआत के अंदर तो मतलब लोगों को और मेरे घर वालों दोनों को ऐसा लगता था मतलब कि ये मतलब क्या करता रहता है, मतलब उछलता रहता है बंदरों की तरह, मतलब ये डांस फॉर्म तो लगती नहीं है, मतलब ये डांस थोड़ी होता है, ये तो सर्कस कर रहा है। तो मैं समझाने की कोशिश करता था, उनको समझ नहीं आता था कि ये क्या है। मतलब उस टाइम पर ये चीज़ें इतनी टीवी पर बिल्कुल नहीं थी, मतलब देखता भी नहीं था ज़्यादा से। तो धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया, जैसे मेरा स्कूल पास आउट हुआ था, मतलब मेरे घर से काफ़ी प्रेशर था मेरे ऊपर कि मतलब तू कॉलेज कर और मतलब उसके बाद तू जॉब वगैरह, मतलब प्रेशर के अंदर आ गया। मतलब मेरे फैमिली ने मेरे को जॉब पर भी लगाया काफ़ी टाइम के लिए, तो मेरा मन नहीं लगता था जॉब वगैरह के अंदर उस टाइम पर। तो मुझे करना डांस ही था स्टार्टिंग से। तो जब उन्हें फील हुआ कि उस जॉब के दौरान मतलब एक कंपटीशन था रेड बुल BC1 2016 के अंदर, वो मतलब काफ़ी नॉन इवेंट है ग्लोबल लेवल पर, उसके अंदर मैं क्वालिफाई करा टॉप 16 के अंदर पूरे इंडिया के। तो जब मैं इंडिया फाइनल्स के लिए मुंबई गया तो उनको फील हुआ कि हाँ मतलब ये कुछ कर रहा है और ये इंडियन नेशनल चैम्पियनशिप वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो मतलब कुछ कर सकता है फिर जी। तो उनको धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ मतलब ये प्रैक्टिस कर रहा है, जा रहा है दूसरी जगह, लोगों से मिल रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है। जब उन्हें फील हुआ कि हाँ मतलब ये इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और ये काफ़ी कंपटीशन जीत चुका है, तो धीरे धीरे जब मैंने टीवी शूट्स, मूवी शूट्स और बाकी एड्स वगैरह में काम किया, तो उनको थोड़ा लगा कि हाँ अभी ये चीज़ें बन रही हैं, धीरे धीरे कुछ ना कुछ होगा इसमें आगे। तो तब जाकर उन्हें थोड़ा यकीन आया कि हाँ मतलब ये कर सकता है, कुछ हो सकता है इसके अंदर। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। इनकी ट्रेनिंग वेस्ट नहीं है, जो उनको बोलते थे कि सर्कस है या बंदरों की तरह वो चल रहा है। जॉब में जाने के बाद भी इनका पुल बैक ऐसे हुआ, इन्होंने रेड बुल BC1 जो एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप है उसके अंदर ये टॉप 16 में क्वालिफाई करे। वहाँ से इन्होंने अपने पेरेंट्स का भरोसा जीता कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ। जय, अब मैं आपसे अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूँगा। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये बताइए कि जो हम ये वर्ड यूज करते हैं हर जगह, अंडरग्राउंड कल्चर, ये अंडरग्राउंड और कम्युनिटी कल्चर क्या है जहाँ पे सब सीखते हैं, पनपते हैं? अंडरग्राउंड कल्चर एक स्ट्रीट कल्चर मान लो, मतलब जहाँ पर जो लोग टीवी पर नहीं आ सकते, लिंक्स के थ्रू या किसी चीज़ के भी थ्रू, जिनमें टैलेंट है और जो मेहनत कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो वहाँ पर ना किसी चीज़ का भेदभाव नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, हार्ड वर्क। तो वहाँ पर लोग आते हैं, अपनी रियल स्किल्स दिखाते हैं, जो वो मेहनत करते हैं, जो उन्हें आता है करना। वहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं होता।
ये मेरे से बड़ा, ये मेरे से छोटा, या किसी भी चीज़ को लेके कोई पार्शियलिटी नहीं होती। जो भी होता है ऑन ग्राउंड मतलब सामने होता है, जजेस होते हैं, कंपटीशन होता है, ओपोनेंट होता है, 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं एक बैटल के अंदर, एक डांसर आता है वो डांस करता है अपना, दूसरा डांसर आता है वो डांस करता है, एंड जजेस उसका डिसीजन देते हैं। सब कुछ सामने हो रहा था, कुछ भी एक स्क्रिप्टेड तरीके से नहीं हो रहा होता कि ये स्क्रिप्ट है या ये जीतने वाला है पहले से, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वहाँ पर जैसे आप हो, आपने कुछ सीखा, मैंने कुछ पहले सीखा, अब हमारे में एक फाइट हो रही है डांस के थ्रू, तो वहाँ पर दिखता है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है अपने डांस के अंदर। तो वहाँ पर जजेस डिसाइड करते हैं, फिर वो डिसीजन देते हैं। तो जो भी डिसीजन आता है उसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट बैटल में क्वालिफाई किया जाता है। तो ऐसे ही मतलब फाइनल्स तक पहुँच के जो लास्ट में 2 पार्टिसिपेंट बचते हैं, उनमें जो विनर्स होता है वो इस बैटल पूरे इवेंट की चैंपियनशिप को जीतता है। जी, तो जय आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपने बोला कि एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा आ सकता है और स्किल को, क्वालिटी को रिवॉर्ड दिया जाता है। मैं मानता हूँ जय, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बी बॉइंग बहुत ही एक सोलफुल स्पोर्ट्स है, स्किलफुल भी है, इसके अंदर आर्ट का भी एलिमेंट है, स्पोर्ट्स का भी एलिमेंट है। आप 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं, आप इस बात पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे कि बी बॉइंग के द्वारा सोसाइटी के अंदर क्या क्या किस तरह से बी बॉइंग ने सर्व किया है इसको सोसाइटी के अंदर, बच्चों को, यूथ को, इसका क्या इम्पैक्ट रहा है बच्चों पे और यंगस्टर्स के ऊपर? मतलब बचपन के अंदर हम जब छोटे होते हैं ना, जब हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती करने के लिए, जैसे कुछ लोगों को होती है कुछ पे नहीं होती, तो उस टाइम पर ना मतलब हम मिस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो इससे ना हमारे माइंड को एक चीज़ मिल जाती है जो हमें बिजी करती है और फिट भी रखती है और हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है प्रैक्टिस करके उस चीज़ को। तो जब वो चीज़ फील होने लग जाती है ना कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, तो इससे नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं हो सकता वही बच्चा जी, क्योंकि उसके पास एक थॉट और एक ड्रीम आ गया उसके लिए। एक थॉट है, एक ड्रीम है, एक प्लान है जिसके तहत वो आगे बढ़ सकता है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ पार्क्स में ट्रेन कर रहे हैं, मेट्रो के प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेन कर रहे हैं, और इसका बैकग्राउंड भी है जो आपको वायलेंस से दूर रखता है। तो जय, बहुत सारे छोटे बच्चे इस प्रोग्राम को देखेंगे, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह का स्किल चाहिए अगर उनको आपकी तरह एक सक्सेसफुल बी बॉय बनना है, इसके अंदर लॉन्ग टर्म करना है, और कहाँ से वो शुरुआत करें इस चीज़ को सीखने की? इसको शुरुआत करने के लिए मतलब जहाँ से तुम्हें जो मिल सकता है, इंटरनेट से, मतलब अंडरग्राउंड बैटल्स में आके, जैम्स में आके, टीवी से, कहीं से भी मतलब सीखो, मतलब जहाँ से आप सीख सकते हो। अगर तुम्हें सीखना है ना, मतलब तुम्हें कोई भी मतलब कहीं से भी सीख सकते हो आप। मतलब आपको किसी रास्ते पे जाने के लिए मतलब आपको चलना पड़ेगा। अगर हम बैठ के विजन करते रहेंगे मतलब मेरे को वहाँ जाना है, वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, हमें वॉक करना पड़ेगा। मतलब हर्डल्स आएंगे, मतलब मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी हर्डल्स आए हैं, मतलब शुरुआत के अंदर पैसों को लेके, काफ़ी चीज़ों, फैमिली को लेके, और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन मतलब रुकना नहीं है। मतलब अपने उस अगर ड्रीम को अचीव करना है ना, तो तुम्हें वो सब कुछ क्रॉस करना पड़ेगा। और रही बात स्किल्स और सीखने की, तो वो बिना डिसिप्लिन के नहीं हो सकता। मैं खुद मतलब बिना डिसिप्लिन का प्रैक्टिस करता था स्टार्टिंग के कुछ सालों के अंदर, कि जब मन किया कर लिया, जब नहीं किया, कुछ महीने नहीं किया, हफ्तों नहीं किया। लेकिन जब मुझे फील हुआ ना, रियलाइज हुआ कॉम्पिटिशन में जाकर कि ये कोई वो चीज़ नहीं है कि तुम आँख बंद करिए और तुम फट से कर दोगे। इसके लिए तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीकली 5 डेज तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए, और जहाँ तुम डिसिप्लिन से लैक हुए ना, वहाँ पर तुम्हें फील होने लग जाएगा, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है उस पर दिखने लगेगी वो चीज़। क्योंकि मतलब ये ऐसी डांस फॉर्म है, इसको मतलब हमें रोज करना पड़ता है प्रैक्टिस, कम से कम 2 से 3 घंटा। लाइफ का पार्ट है। हाँ, लाइफ का पार्ट है जी। तो उसके बिना ये मतलब ये हमारी बॉडी अजीब हो जाती है, मतलब वो मूवमेंट नहीं आ पाती बॉडी के अंदर अगर हम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, मतलब वो फॉर्म नहीं आ पाती। तो उसको मेंटेन रखने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जी। तो जय, आप मुझे ये भी बताइए, आपने जैसे बात करी, आपने बहुत सारे हर्डल्स पार करे, तो जैसे बच्चों को आपने एक तो ये बताया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई बात नहीं, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी जर्नी का ये भी बताइए कि किस किस तरह के हर्डल्स, चाहे वो ट्रेनिंग के हो, फाइनेंशियल के हो, ओपिनियन के हो, ब्रीफ में हमको ज़रूर बताएं।
शुरुआत में जब मैं छोटा था तो मतलब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैं अपने घर वालों से पैसे लेके ट्रैवल करता था अपने दोस्तों के साथ। मतलब अगर कहीं कंपटीशन हो रहा है, कोई भी डांस का शो हो रहा है, तो मैं अपने फैमिली से पैसे लेके जाता था। तो फिर धीरे 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 बड़ा हुआ, तो फिर घर वाले बोले कि अब तू बड़ा हो रहा है, तू खुद तक ना दे। फिर धीरे धीरे फिर मैंने थोड़ा टीचिंग करना स्टार्ट की। तो टीचिंग करने के बाद मुझे वहाँ से थोड़े पैसे मिलते थे, फिर मैं वहाँ जाना स्टार्ट होता था, दूसरी जगह जाता था। फिर धीरे धीरे फील हुआ कि मतलब अभी मेरे को नेक्स्ट लेवल पर जाना है, इससे थोड़ा हो। फिर मैं दूसरे लोगों से मिला जो मेरे से बेटर थे उस टाइम पर, तो उनके अंडर में रह के मैं सीखा बिना गाइडेंस के। मतलब अगर इस डांस फॉर्म को सीखोगे ना, तो मतलब हो सकता है तुम चैंपियन बन जाओ, हो सकता है तुम शायद एक ही जगह स्टक रह जाओ काफ़ी लंबे सालों के लिए। मतलब जो तुमसे पहले ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, वो तुम्हारा टाइम बचा सकता है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके। जी, जो चीज़ उसने 10 साल में सीखी है, वो चीज़ शायद तुम 4 या 5 साल में सीख जाओ। और एक राइट डायरेक्शन में मूव करना बहुत मैटर करता है इसमें, क्योंकि जब मुझे पता है ना मेरे को उस तरफ जाना है जहाँ पर मैंने अपना टारगेट सेट कर रखा है, तो मेरे पास एक रास्ता होना चाहिए उस पर चलने के लिए। अगर मैं एक ब्लाइंडली उसको फॉलो करूँगा इधर उधर जाके, तो वो रास्ता शायद मैं पहुँच जाऊँ, लेकिन बहुत लंबा घूम के लंबा हो जाएगा। जी जय, आप मुझे ये भी बताइए कि अभी तो हमने जैसे B1 की बात करी, अब जैसे इसके अंदर लड़कियां भी compete करती हैं, बी गर्ल्स उनको बोला जाता है, तो लड़कियों की इसमें कैसे ग्रोथ हुई है और क्या इसमें स्कोप है कि कोई लड़की इसको देखना चाह रही है और वो आगे आके परफॉर्म करना चाहती है इसके अंदर, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? लड़कियों को आना कुछ 5-6 साल पहले स्टार्ट हुआ है इसके अंदर, कंपटीशन के अंदर। पहले से भी कुछ करती थी, लेकिन उस टाइम पर इतना कंपटीशन नहीं था गर्ल्स को लेके इसके अंदर। तो अभी 5-6 साल से काफ़ी गर्ल्स आई हैं, और कुछ गर्ल्स मतलब काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया उन्होंने। और एक बीगल है, वो जयपुर से है, बीगल ग्लिब नाम है। वो अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले एक रेड बुल BC1 2023 की चैम्पियनशिप जीती है उन्होंने, और वो इंडिया रिप्रेजेंट करने बाहर दूसरी कंट्री जाएंगी, पेरिस। जी, तो वो भी काफ़ी हार्ड वर्किंग है, उन्होंने भी काफ़ी हार्ड वर्क करा है। और मतलब और भी बीगल्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से कर रही हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं वो बड़े बड़े स्टेजेस के ऊपर, और अंडरग्राउंड बैटल्स में भी आती हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। गर्ल्स के अंदर भी सेम सिनेरियो है जैसे बॉयज़ के लिए। मतलब उनको वो भी सेम हर्डल्स पार कर रही हैं, सेम डिफिकल्टीज फेस करके, सेम कुछ भी मतलब अलग नहीं है लड़कियों के लिए। मतलब जैसे जो हमारे लिए है वही चीज़ उनके लिए है। उनको भी हार्डवर्क करना पड़ रहा है, उनको भी मतलब फोकस रह के प्रैक्टिस करनी है रोज़, जब जाके वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, सीख रही हैं। ऐसे बहुत काफ़ी लड़कियों ने बहुत इम्प्रूव किया है। जी, बहुत इम्प्रूव किया है। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि बी गर्ल्स कैसे इम्प्रूव कर रही हैं। उन्होंने 1-2 चैंपियंस का भी नाम लिया। जय के माध्यम से मैं अपील करूंगा उन बी गर्ल्स से कि आए वो अपना इंटरव्यू दे और लड़कियों को भी प्रोत्साहित करें कि वो स्पोर्ट्स की तरफ कंट्रीब्यूट करें और कोलैबोरेट करें। जय, आप मुझे ये बताइए कि अब तो ये स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में आ रहा है, तो क्या ओलंपिक्स में आने से कुछ ग्राउंड लेवल पे इसकी जो एक फाइनेंसिंग है या सपोर्ट है वो इम्प्रूव होगी? और अभी करंट स्टेटस क्या है एक कमर्शियल एलिमेंट का और स्पॉन्सरशिप का इस लेवल के ऊपर? अभी इंडिया में जो भी लोकल जैम और अंडरग्राउंड जैम्स हो रहे हैं वो बहुत रॉ है। उनका स्ट्रक्चर मतलब मैनेजमेंट नहीं है अभी प्रॉपर तरीके से, कि कब स्टार्ट करना है एक इवेंट को, कब ख़त्म करना है, कैसे एंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है। तो चीज़ें डेवलपिंग जोन में है अभी, मतलब बन रही हैं। लेकिन कुछ कंपनीज है जो बड़ी बड़ी, जैसे रेड बुल हो गई, 2-3 कंपनीज और हैं, उनको वो काफ़ी बड़ी कंपनीज है और काफ़ी टाइम से इवेंट्स कराती हैं। वो इस फील्ड के अलावा भी काफ़ी अलग टाइप के इवेंट्स कराती हैं, तो उन्हें पता है ये चीज़ें। तो उस टाइप का कुछ इंडिया को मैनेजमेंट चाहिए जो एक वेल तरीके से मैनेज कर सके इन चीज़ों को, क्योंकि एक बी बॉय, एक बी गर्ल का काम होता है प्रैक्टिस करना और कम्पीट करना। अभी बी बॉय को ही ये सब मैनेज करना पड़ता है, उस बी गर्ल को भी। जी, जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो एक अलग पार्ट है। अभी सब कुछ हमें खुद मैनेज करना पड़ता है। तो आप कह रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ रहा है, तो ये डबल डिफिकल्टी हो गया। हाँ। तो जय, आप देखिए, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आप ट्रेनर भी हैं, आप खुद भी कम्पीट करते हैं, आपके पास सारा एक्सपीरियंस है। इस शो के माध्यम से आप स्पॉन्सर्स को या गवर्नमेंट को, क्योंकि अब ये स्पोर्ट्स भी आ गए ओलंपिक्स में,
आप कुछ अपील करना चाहेंगे या कुछ सजेशंस देना चाहेंगे ताकि ग्राउंड लेवल पे इसमें तेजी आए, इम्प्रूवमेंट्स हो? आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो भी ये मतलब डांस कम्युनिटी है हमारी, हमें सिर्फ एक मैनेजमेंट, अच्छे स्टेजेस और ट्रेनिंग के प्लेसेस और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए बस। बाकी जो इंडिया का टैलेंट है वो बहुत हाई है इस वक्त। पिछले 10 सालों के अंदर जो ग्रोथ है ना, इंडिया से काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मतलब बी बॉयज़ बी गर्ल्स रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया को बाहर कुछ सालों के अंदर, और काफ़ी अच्छे लेवल पर, स्किल लेवल के अंदर। तो गवर्नमेंट से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वो आए इस चीज़ को अच्छे से मतलब स्टडी करें कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, और स्पॉन्सरशिप मतलब सपोर्ट करें जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस फॉर्म को अच्छे लेवल पर। क्योंकि एक वीगल को इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने के लिए मेंटल लेवल से फ्री होना पड़ेगा पहले, क्योंकि माइंड में ये चीज़ रख के प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि मुझे कल का डे कैसे सर्वाइव करना है। जी, अगर मैं अपने कल से फ्री होऊंगा ना, आज अगर मैं फ्री हूँ जैसे अभी कि मेरे को कुछ सोच के प्रैक्टिस करनी है, तो मैं बहुत अच्छे लेवल पे कम्पीट कर सकता हूँ। अगर मैं दिमाग में 10 चीज़ें रख के प्रैक्टिस करूँगा, मेरे को कल ये भी करना है, घर की कंडीशन भी है, वो भी है, तो बहुत प्रेशर रहता है दिमाग पर। तो जो पोटेंशियल मतलब मैक्सिमम जा सकता है ना, वो वहाँ पहुँच नहीं पाता। जी, तो जब गवर्नमेंट और स्पॉन्सर आ जाएंगे इस फील्ड के अंदर, और वो जब ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, जैसे मैनेजमेंट हो गई, चैम्पियनशिप्स हो गई, हमारा काम सिर्फ प्रैक्टिस करना है और बैटल करना है और परफॉर्म करना है। मतलब जब हमारा फोकस इस पर होगा ना, तो हम बहुत अच्छे से मतलब एक नेक्स्ट लेवल को टच कर सकते हैं। जी, लेकिन जब हम एक ही इंसान 10 जगह अलग अलग फील्ड को मैनेज करना पड़ता है, मतलब आपको खुद ही अपने आप को प्रमोट करना है, खुद ही आपको अपने लिए वर्क करना है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक टीम की ज़रूरत होती है। फोकस डिवाइड हो जाता है। हाँ, आपका बेसिकली। तो मतलब डाइट प्लान हो गया, मतलब ट्रेनिंग हो गई, मतलब स्पेस, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ट्रेनिंग प्लेस। अभी जैसे काफ़ी लोग पार्क में प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग स्टूडियोज में प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के। मतलब मैं खुद मतलब मेट्रो स्टेशन के प्लेसमेंट में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक बेसिक चीज़ें हैं। मतलब एक जो जैसे एथलीट बोल सकते हैं, तो एथलीट को एक ट्रेनिंग स्पॉट चाहिए होता है। तो वैसे कुछ बेसिक चीज़ें जब एक प्रोवाइड हो जाएंगी मतलब जी, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है। मतलब इंडिया मतलब काफ़ी इंटरनेशनल लेवल का बीट कर सकता है। जी, थैंक यू सो मच उस जवाब के लिए। दोस्तों, मैं आपको ये जवाब समराइज ज़रूर करना चाहूँगा। जय बोल रहे हैं कि अभी मैनेजमेंट की कमी है, और इस लेवल पे जो जैसे बी बॉय जैक हैं, ये एक फेस है उस जनरेशन के जिन्होंने सब कुछ अपने आप मैनेज किया है, ज़ीरो से उठ के सब कुछ किया है। पर ये कह रहे हैं इंडिया में बहुत टैलेंट है, और अब क्योंकि ये एक फॉर्मलाइज स्पोर्ट्स भी बनने वाला है ओलंपिक के ऊपर, तो मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ और मैं मानता हूँ कि सरकार इस पे ज़रूर ध्यान देगी, और इसे स्पोर्ट्स की तरह उसी तरह का ट्रीटमेंट मिलते हुए ये सब सुविधाएं और ये ऑर्गेनाइजिंग का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। जैक, इसी इंटरव्यू को यहाँ पे रैप अप करते हुए मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि बी बॉइंग आपके लिए दिल से क्या है, और अगले 3 या 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? जब मैंने बी बॉइंग स्टार्ट की थी तो कुछ मैंने सोच के स्टार्ट नहीं की थी कि मैं इसमें एक करियर बनाने वाला हूँ या नहीं। ये मेरे को पसंद था, मतलब ये मेरी चॉइस थी कि मुझे ये करना है। मुझे नहीं पता था मैं आज के मतलब उस टाइम पर 10 साल बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस इंटरव्यू के अंदर। मैंने बस फॉलो किया अपने आप को, जो मेरे अंदर से आवाज़ आती थी मैंने उसको फॉलो किया और मैं करता गया, और जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो करता हूँ। जैसे मुझे बी बॉइंग बहुत पसंद है, जैसे किसी और को कुछ और चीज़ पसंद हो सकती है। जो भी चीज़ हमें पसंद होती है उसे करने में मज़ा आता है, और जब मज़ा आता है ना तो हमें पता नहीं लगता, हम बहुत प्रोग्रेस कर जाते हैं उस चीज़ के अंदर। और बी बॉइंग मेरे लिए मतलब एक मतलब मेरी लाइफ का एक मतलब रोज़ का हर दिन का एक हिस्सा है। मतलब मैं उठता हूँ, मतलब फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, खाना खाते और प्रैक्टिस पे जाता हूँ, वापस आता हूँ। मतलब फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ मैं कंपटीशन के अंदर कैसे नेक्स्ट कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को, और भी सारी चीज़ें। तो मतलब मेरा दिमाग इसमें इंगेज रहता है पूरा दिन। मतलब मैं इधर उधर जो फालतू की चीज़ें वहाँ नहीं जा पाता। जी,
मतलब जहाँ पर इस टाइम काफ़ी यूथ है जो मतलब गलत डायरेक्शन की तरफ मूव हो चुका है। तो इस चीज़ से वो काफ़ी हेल्थी लाइफस्टाइल भी मिला है। मतलब फिजिकली फिट रह सकते हो आप और मेंटली फिट रह सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इससे बहुत हेल्प करी हैं। तो बेसिकली दोस्तों मैं समराइज़ करना चाहता हूँ। एक तो आप देखिए जैक की बातों से हमको पता चल रहा है कि ये बहुत ही सोलफुल इंसान है, ये एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, ये एक आर्टिस्ट भी हैं, और जैसे इन्होंने बताया कि एक इंडिविजुअल एलिमेंट बहुत है इसके अंदर, और एक मी जोन जो है उसमें आप रहते हैं पूरा टाइम। तो दोस्तों इसी के साथ हम जैक को ऑल द बेस्ट विश करते हैं उनके फ्यूचर प्लान्स के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ इनका इंटरव्यू देख के और बी गर्ल्स और बी बॉय आएंगे और एक कम्युनिटी के तहत इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा कनेक्ट है ग्राउंड लेवल के साथ, बच्चों के साथ, एक सोशल कॉज और अपील भी है। और इसी के साथ हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं। थैंक यू। और दोस्तों इसी तरह जुड़े रहिए खेल और खिलाड़ी सीज़न 3 के साथ। हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। मैं हूं आपका होस्ट विश्व मिश्रा। धन्यवाद।